स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की क्लास है। इसके पहले मैंने 9 क्लास करवा दिया था। आज है 10th क्लास यानी 10वीं क्लास है। और आज की जो क्लास में अपन पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे यानी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी आपके ITI में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे जुड़ी क्लासेस जो है। और इसी प्रकार आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यदि थ्योरी पढ़ना है तो इसके पहले की क्लासेस में मैंने पूरी थ्योरी करवाया है, 1 लाइन 1 क्वेश्चन करवाया है। क्योंकि सारे जो ऑब्जेक्टिव है तभी आपसे बनेंगे जब आपके थ्योरी कंप्लीट है। यदि थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रटना पड़ेगा। आइए अपन दिखा देते हैं आपको कैसे कि कोई स्टूडेंट थ्योरी पढ़ा इसके पहले की क्लास अटेंड किया है तो उसको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग यदि थ्योरी नहीं पढ़े हो तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम पे थ्योरी से ही क्वेश्चन को CBT यानी MCQ या बहुविकल्पी प्रश्न बनाए जाते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो स्टूडेंट इसकी थ्योरी पढ़ा होगा उसको कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे वो आंसर दे सकता है। फर्स्ट नंबर है, निम्न में से क्या एक विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है। मैंने इसके पहले बहुत अच्छे से समझाया था कि एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य क्या नहीं है। जैसे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, वैद्युतिक परिपथों की स्थापना करना, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य है किसी भी विद्युत कार या इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य ये होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की स्थापना यानी इंस्टॉलेशन कर सकता है। सेकंड नंबर है PCB परिपथ का निर्माण करना। तीसरा है मोटर की रिवाइंडिंग करना। चौथा है उपरोक्त सभी। क्या ये चारों सही, तीनों सही है कि 2 सही है? आप यदि थ्योरी पढ़े होंगे बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि एक इलेक्ट्रीशियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की इंस्टॉलेशन कर सकता है। दूसरा नंबर है PCB परिपथ का निर्माण करना। PCB होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक इलेक्ट्रीशियन को PCB का निर्माण करना नहीं होता, उसको मेंटेनेंस कर सकता है। ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये है मोटर की रिवाइंडिंग करना, ये कोई भी इलेक्ट्रीशियन कर सकता है, ये कोई भी इलेक्ट्रीशियन कर सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से क्या एक विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्या नहीं है? ये PCB का निर्माण नहीं करता एक इलेक्ट्रीशियन। PCB होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आप देखे होंगे कंप्यूटर का मदरबोर्ड वगैरह जो होता है उसी में छोटी छोटी डिवाइस लगी होती है, उसको PCB बोला जाता है। वो एक इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं होता। मोटर की रिवाइंडिंग कर सकता है एक इलेक्ट्रीशियन। उपरोक्त में से सभी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये होगा B नंबर। ठीक, अब आपको मालूम होना चाहिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ITI से जुड़े एग्जाम की कोई भी तैयारी हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? पहला है कार्य करने में रुचि न होना, दुर्घटना का कारण नहीं है। क्वेश्चन आपको पकड़ना है, कारण नहीं है। पहला है कार्य में रुचि न होना, सुरक्षित पहनावा। तीसरा है अधिक उत्सुक होना। चौथा है अनुशासनहीन होना। ठीक, कार्य में निम्नलिखित कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? कार्य में यदि रुचि नहीं है तो दुर्घटना हो सकती है, यानी इंटरेस्ट, कोई भी काम में हमें इंटरेस्ट नहीं है तो दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है। सुरक्षित पहनावा, यदि आपका ड्रेस, आपने जो यूनिफॉर्म पहने हो ठीक ठाक से पहने हो, ज़्यादा ढीला नहीं है, टाई बेल्ट नहीं है, तो आप एक्सीडेंट से बच जाओगे। ठीक, अधिक उत्सुक, ज़्यादा खुशी होने के कारण भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि काम हम एकाग्रता के साथ बिल्कुल सही नहीं कर पाते, जिसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है। अनुशासनहीन होना, डिसिप्लिन यदि नहीं है काम करने में तब पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे पूछा है कि दुर्घटना का कारण नहीं है, तो ये है कि सुरक्षित पहनावा है। यदि आप अच्छे से ड्रेस पहने हो, शूज लगाए हो, ग्लव्स है, टोपी है, सेफ्टी बेल्ट है, तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हो। मगर कार्य करने में रुचि नहीं है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अधिक उत्सुक है, ज़्यादा खुशी है, फिर भी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अनुशासनहीन है, डिसिप्लिन नहीं है, फिर भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा B नंबर होगा। क्या होगा? B नंबर राइट आंसर होगा इसका। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम क्या करेंगे। यदि कोई व्यक्ति, हमारा दोस्त, हमारा परिवार, हमारा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, किसी को यदि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, करंट लग गया, वो चपक गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक,
पहला है मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, बी नंबर है। सी नंबर है पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बताओ इसमें से क्या सही हो सकता है? कमेंट भी किया करो, तो आपको हमें लगेगा कि आप लोग इससे पहले की क्लास देखे हो, आप जवाब सही दे पा रहे हो, तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो इसका जो विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इसका राइट आंसर ये ए नंबर हो जाएगा। यदि हम किसी तार को चाकू से काटते हैं, करंट लग जाएगा, टाइम लग जाएगी, हमारा तार यदि चाकू से नहीं कटा वो व्यक्ति मर जाएगा। तीसरा नंबर है पीड़ित को धक्का देकर, यदि हम उसको जिसको करंट लगा है यदि हम उसको धक्का देंगे हमें करंट लग जाएगा, हम चपक जाएंगे। तो इसका राइट आंसर यही है कि पहले हमारा काम यही है कि पहले हम मेन स्विच ऑफ कर देंगे, जिसके कारण उस सर्किट की लाइट बंद हो जाएगी और व्यक्ति करंट से बच जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए क्या प्रथम कदम उठाएं। यानी विद्युत तार के संपर्क में कोई व्यक्ति आ गया है, टच हो गया है, चक्का है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है तत्काल डॉक्टर को बुलाएं। दूसरा ऑप्शन है उसका हाथ पकड़ के विद्युत में तार से उससे छुड़ाएं। उसका हाथ पकड़कर विद्युत में तार से उसको छुड़ाना चाहिए क्या? सी नंबर है उसे विद्युत में तार से पृथकृत आइसोलेटेड करें। चौथा नंबर है अस्पताल ले जाएं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी नंबर होगा। आपको मालूम होना चाहिए किसी व्यक्ति को करंट लगा है तो उसको सबसे पहले तार से अलग करें, आइसोलेट करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले तार से अलग करेंगे। हम तत्काल डॉक्टर को बुलाने जाएंगे, इतने में वो व्यक्ति मर जाएगा। उसका हाथ पकड़ेंगे, हमें करंट लग जाएगा। अस्पताल ले जाते पता चल खत्म हो गया। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा कि विद्युत तार के संपर्क में, यानी हम करंट लग गया, हम चपक गए हैं तो उससे विद्युत में तार से अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर देंगे तो बच जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। ITI कंपटीशन एग्जाम हो, CBT एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम दोगे आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरी के ही क्वेश्चन उठाकर ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व क्या सुनिश्चित करना चाहिए। यानी एक वैद्युतिक उपकरण, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को हम विद्युत स्रोत, हम उसको सप्लाई देने से, संयोजित करने से पहले क्या सुनिश्चित करें, क्या जांचना चाहिए, क्या उसको क्लियर करना चाहिए। पहला नंबर ऑप्शन है उपकरण पूर्णतः ठीक है। पहले हमें यह देखना है कि जिस मोटर या जिस मशीन को हम सप्लाई दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक है। दूसरा देखेंगे उपकरण सप्लाई देने योग्य है या नहीं है, मतलब कोई भी मोटर मशीन को हम करंट दे सकते हैं, उसके योग्य है या नहीं है, छोटा मोटर है, बड़ा मोटर है, कितना करंट देना है। तीसरा है उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है कि नहीं, हम बॉडी देखेंगे बॉडी अर्थिंग है या नहीं है। तो ये तीनों चीज़ अपन को चेक करने के बाद ही किसी मोटर या किसी मशीन को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करना चाहिए। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए जो फ्यूज वायर होते हैं किस में कनेक्ट करना चाहिए, फेस वायर में या न्यूट्रल वायर पे। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल तार पे, दूसरा ऑप्शन है फेस तार पे, तीसरा ऑप्शन है अर्थिंग तार पे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सबको मालूम है, एक इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति को, एक इलेक्ट्रीशियन बच्चे को ये मालूम होना चाहिए जो हम फ्यूज लगाते हैं फ्यूज फेस वायर पर ही लगाते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गई, स्विच हो गया, ये सारे जो हम छोटे छोटे वो चीज़ लगाते हैं जैसे स्विच, फ्यूज, एमसीबी, इनको हरदम फेज वायर पर ही लगाना चाहिए, लाइव वायर पर ही लगाना चाहिए, ताकि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो तो हमारा फेज डिसकनेक्ट हो जाए, जिससे हमारे सारे उपकरण बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना चाहिए। फ्यूज तार जो है, जो फ्यूज वायर है, हमें उसको चेंज करना है। फ्यूज वायर को डिस्कनेक्ट करते समय या उसके जो वायर है खराब हो गए उसको हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला है उपकरण का स्विच ऑफ करना, बी नंबर है उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना, सी नंबर है मेन स्विच ऑफ करना, डी नंबर है मेन स्विच ऑन करना। फ्यूज तार को बदलते समय, फ्यूज वायर को चेंज करते समय सुरक्षा की दृष्टि से
सेफ्टी के दृष्टि से निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला है उपकरण का स्विच ऑफ कर दें, कोई भी उपकरण उसका स्विच ऑफ कर सकते हैं। बी नंबर है उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद कर दें। सी नंबर मेन स्विच ऑफ कर दें। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके जो मेन स्विच है जहाँ से सप्लाई इंटर की है उसी को हमें ऑफ करना है। मेन स्विच को ऑफ कर देंगे तो हमारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मेन स्विच ऑफ करेंगे। आठवां नंबर है, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति में सबसे उपयुक्त कदम। कोई हमारा खराब लैंप है, कोई फैन है, उसको चेंज करना है या निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? पहला है लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना, दूसरा है रबड़ के दस्ताने पहनना, तीसरा है सिंगल पोल स्विच को बंद करना, चौथा है मुख्य आपूर्ति को बंद करना। ठीक, यानी यदि हम किसी फ्यूज लैंप खराब हो गए हैं उनको हमें यदि चेंज करना है तो चेंज करने के लिए क्या लकड़ी के स्टूल पर खड़ा हो जाएंगे, रबर के दस्ताने क्या पहन सकते हैं, क्या सिंगल पोल स्विच को बंद करना है, मुख्य आपूर्ति को बंद करना। मुख्य आपूर्ति जो मेन सप्लाई है उसी को बंद कर दें। इसका राइट आंसर अपन डी रखेंगे। ठीक, मेन स्विच को ऑफ करके फैन लैंप जो भी चेंज करना करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार के जूते एक इलेक्ट्रीशियन के जूते डैश डैश के बने होते हैं। यानी कोई भी एक इलेक्ट्रीशियन है उसके जो जूते होते हैं डैश डैश के बने होने चाहिए। पहला है रबर, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है चमड़ा, ये सभी तो आपके मालूम होना चाहिए। रबर के भी जूते चल जाएंगे, प्लास्टिक के भी सही हैं, चमड़े के भी सही हैं। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। एक इलेक्ट्रीशियन के जूते का सोल जो होता है रबर के हो, प्लास्टिक के हो, चमड़े के हो, काम कर जाएगा। नेक्स्ट है एक मिनट, इसका अपन राइट आंसर इसको नहीं रखते हैं, इसका ए नंबर रखते हैं। रबर के, चमड़े को नहीं रखेंगे, प्लास्टिक नहीं रखेंगे, रबर रखेंगे, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर समझेंगे। नेक्स्ट है 10वां नंबर, निम्न में कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं? मैंने पीपीई के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े हो, बिल्कुल पढ़िए तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। मैंने बार बार कह रहा हूँ, जब थ्योरी नहीं पढ़े हो तब तक ऑब्जेक्टिव को मत हाथ लगाना। पहला है चश्मा, दूसरा है दस्ताने, तीसरा है सुरक्षा पेटी, ये सभी भाई पीपीई के अंतर्गत चश्मा भी आता है, दस्ताने भी आता है, सुरक्षा पेटी भी आती है, ये सभी आते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। क्या? डी नंबर, इसका राइट आंसर रखेंगे डी नंबर। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? मतलब जो वर्कशॉप है, जो इंडस्ट्री है, असुरक्षित पहनावे, अनसेफ ड्रेस, अपन समझेंगे अनसेफ ड्रेस। पहला है ढीले कपड़े, दूसरा है टाई, तीसरा है मफलर, चौथा ये सभी। अनसेफ कपड़े तीनों हैं हमारे। हम ढीले कपड़े पहनेंगे, हमारी जो मशीन चलती हुई मशीन है उसको खींच लेगी, हमें करंट लग जाए, वो हमें एक्सीडेंट हो जाएगा। बी नंबर है टाई, टाई लगाए हैं, कहीं भी झुकेंगे, कहीं भी मशीन पट्टे में फंस कर हमें खींच सकती है। तीसरा नंबर मफलर, गले में मफलर लगाए रहेंगे तो हमारे साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। नहीं, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। सब अनसेफ कपड़े हैं, असुरक्षित ड्रेस हैं हमारे। ठीक, नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय, दुर्घटना हटाने, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा उपकरणों को पहनना। बी नंबर है जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। सी नंबर है अपने तरीके से कार्य करना। डी नंबर है किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। यानी दुर्घटना टालने का जो सर्वोच्च उपाय है तो हमें क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। जो हमारी जॉब है, जिस मैं मशीन में काम करता हूँ, जिस फील्ड में काम करता हूँ, उससे संबंधित सारी सावधानियाँ का पालन करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन की देख लेते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है? भौतिक, फिजिकली जो खतरा है। पहला है धूम्रपान,
धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। यानी जो हमारा भौतिक खतरे की बात करते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो। यानी इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर को कंपन, वाइब्रेट करना, इसीलिए भौतिक खतरा। भाई धूम्रपान स्मोकिंग करते हैं, क्षरण किसी चीज़ का जंग लग जाना, रेडियो सक्रियता, ये सब भौतिक क्षरण नहीं है, मगर ये जो कंपन है ना, कंपन के कारण भी एक्सीडेंट होते हैं, ये भी एक खतरा है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 13वां के। नेक्स्ट है 14वां नंबर के, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का संक्रमण है? विद्युतीय खतरा पहला है, दूसरा है जैविक खतरा, तीसरा है शारीरिक खतरा, चौथा है मानसिक खतरा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो संक्रमण है किस खतरे के कारण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। जो संक्रमण होता है ना, तो ये होगा जैविक खतरे के कारण। इसका राइट आंसर अपन जैविक खतरा मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट है वैद्युतिक सप्लाई डैश प्रकार की होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई एसी यानी अल्टरनेटिंग, जो एसी होती है अल्टरनेटिंग, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, ये दोनों प्रकार की सप्लाई होती है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। इसका राइट आंसर, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, वैद्युतिक सप्लाई एक प्रकार एसी होती है, डीसी दोनों प्रकार की होती है, 2 प्रकार की हमारे पास सप्लाई होती है। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है? तीसरी क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था। जो सुरक्षा संकेत थे कि लाल रंग का जो बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी, ये जो सुरक्षा चिन्ह है ये निषेधात्मक में है। किसमें है? निषेधात्मक। इस तरह से यहाँ पे ब्लैक रंग से स्मोकिंग का दिया रहता है। ठीक, इसका राइट आंसर निषेधात्मक होगा कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की जो क्रॉस पट्टी होती है ये निषेधात्मक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? यानी सुरक्षात्मक कहे तो हमें जो सुरक्षा से रिलेटेड आपको सिंबल बताया था, तो इसका बैकग्राउंड की बात की है। पहला है जैसे धरातल त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, पिरामिड, वर्गाकार। तो सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह यानी इंफॉर्मेशन जो देता है ना, ये वर्गाकार होता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 17 नंबर के। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है? ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये बताना है कि किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है ये। इसके पहले क्लास थ्योरी देखे थे, आपको आ गई होगी कि ये है निषेधात्मक चिन्ह का। किसका है? निषेधात्मक चिन्ह का ये चिन्ह दर्शाया गया है। सकारात्मक कुछ और होता है, सचेतक को कुछ और होता है, ये आपको आने चाहिए। मैंने बताया था कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन थ्योरी से उठाए जाते हैं। यदि थ्योरी आपने डायग्राम सहित पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है? सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह इंफॉर्मेशन, जो सेफ्टी सिंक के बारे में बताना है कि इंफॉर्मेशन सेफ्टी सिंक कौन सा है। ये आपके पास चित्र दिया गया है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा इनमें से सभी दिया गया है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेफ्टी सुरक्षा चिन्ह है, इंफॉर्मेशन सुरक्षा चिन्ह है। आपको ये इसका राइट आंसर ये रखना है बी नंबर। ये तो निषेधात्मक का हो गया, ये ही है सुरक्षात्मक चिन्ह। सुरक्षात्मक बता रहा है कि आप टोपी लगाओगे या टोपी लगा के बता रहा है। ये भी वृत्ताकार होता है, इसका बैकग्राउंड नीला यानी ब्लू रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? चेतावनी चिन्ह, चेतावनी वार्निंग सिंह में कौन सा ऐसा चिन्ह है, कौन सा ऐसा प्रतीक है जो कि खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं।
पहला ऑप्शन ये दिखाया गया है, दूसरा ऑप्शन ये दिखा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। ये ऐसे जो त्रिभुजाकार आप देखे होंगे हर जगह, ये इलेक्ट्रिकल जो खतरे होते हैं ये बने होते हैं ऐसे करके, ऐसे। ये यही है, यानी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्ह के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? निम्नलिखित सुरक्षा चिन्ह के जो उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह है? अनिवार्य यानी मैंडेटरी आप बोलोगे, ये आपको करना ही है। पहला है विद्युत झटके का खतरा, बी है हेड प्रोटेक्शन पहनावा, सी है संक्षारक तत्व, डी है धूम्रपान निषेध। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्ह के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? अनिवार्य यानी आपको ये करना है, ठीक। तो आपका जो आंसर रखेंगे ना, बी नंबर रखेंगे, हेड प्रोटेक्शन पहनावा। हेड अपने शरीर की बचाव करना है, यही मेन है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है? ऐसा कौन सा सुरक्षा चिन्ह है जो वृत्त के अंदर दर्शाते हैं? आपके पास प्रश्न है, चेतावनी चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। यानी हम वृत्त के अंदर आप देखोगे चेतावनी वार्निंग देते हैं, कुछ इस आकार का देते हैं वार्निंग के। निषेधात्मक लाल कलर का बॉर्डर इस कलर होते हैं। सूचना इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह देते हैं, नहीं वर्गाकार देते हैं, कुछ वर्गाकार देते हैं। अनिवार्य यानी ये आपको करना है, इसको वृत्ताकार करते हैं। तो अब बताइए, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है? वृत्त में दर्शाया जाता है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी नंबर। ये बी नंबर इसका राइट आंसर होगा कि निषेधात्मक को वृत्त के अंदर दर्शाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सूचनात्मक चिन्ह इंफॉर्मेशन जो चिन्ह है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला नंबर है, इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है और इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। इंफॉर्मेशन सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है क्या? इनकी आकृति वृत्ताकार होती है क्या? इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है क्या? इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है क्या? यदि आपने थ्योरी पढ़ा है तो 23 नंबर का जवाब दे सकते हैं। यानी जो सूचनात्मक इंफॉर्मेशन होता है इसकी पृष्ठभूमि हरी होती है, इसका राइट आंसर होगा सी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करता है? 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करने वाला जो चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। 4 आपके पास ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे लगा के बताना है, क्योंकि आपने थ्योरी यदि पढ़ा है तो ये बता सकते हो भाई कि 415 वोल्ट जो खतरा है, यानी 415 वोल्ट का खतरा कौन सा प्रदर्शित करता है, कौन सा बताता है? ऑप्शन है निषेधात्मक, सूचनात्मक, चेतावनी। चेतावनी ही बताता है कि यहाँ पे बेटा 415 वोल्ट वोल्टेज है, आपको अंदर नहीं आना है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो, चेतावनी, वार्निंग देता है कि भैया यहाँ पे 415 वोल्ट का वोल्टेज है, यहाँ पे आपको नहीं आना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, कथन 2 है कि चेतावनी चिन्ह में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। चेतावनी यानी वार्निंग चिन्ह में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। आप पढ़े होंगे तो इसका जवाब हाँ या ना बता सकते हो। दूसरा नंबर है, निषेधात्मक चिन्ह में सफेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। निषेधात्मक चिन्ह में सफेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आप क्या ये बता सकते हो कि चेतावनी चिन्ह में हरी पृष्ठभूमि दी जाती है क्या? ये बता सकते हो क्या कि निषेधात्मक चिन्ह में सफेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हैं कि ए कथन सही है क्या, बी कह रहा है कथन सही है क्या, कथन ए और
सी कह रहा है कथन और ए और बी सही है क्या, डी कह रहा है कथन ए और दो दोनों सही है क्या, यानी आपको ये बताना क्या दोनों सही हैं, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है। यहाँ पे दिया है कथन फर्स्ट सही है क्या, कथन फर्स्ट सही है क्या, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है क्या। तो आपको ये बताना है। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और कथन और निष्कर्ष से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, ये हर जगह फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। यानी यदि आपसे नहीं आता तो आप बोलोगे भैया इसका ये सही है, इसका ये सही है, क्योंकि यदि आपको ये नहीं पता कि चेतावनी चिन्ह में हरी पृष्ठभूमि होती है कि नीली होती है कि पीली होती है, और निषेधात्मक में यदि आपसे नहीं बनता तो बता दोगे। यानी इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। कारण कि जो निषेधात्मक वो निषेधात्मक होता है ना, निषेधात्मक का जो आकृति वृत्ताकार होती है बैकग्राउंड और इसमें से लाल रंग के क्रॉस पट्टी लगी होती है, तो इसको बोला जाता है बैकग्राउंड। जहाँ पे ये खाली जगह है इसको बोला जाता है बैकग्राउंड। तो ये बता रहा है कि निषेधात्मक चिन्ह में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, सफ़ेद ही दिख रही है आपको। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर कथन, सेकंड नंबर सही है। ठीक, निषेधात्मक चिन्ह में ये पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य की जाना चाहिए। कौन सा सुरक्षा ऐसा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य की जाना चाहिए। अमुक चीज, पहला है निषेध चिन्ह, दूसरा है अनिवार्य चिन्ह, तीसरा है चेतावनी चिन्ह, चौथा है सूचना चिन्ह। कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर यानी अनिवार्य चिन्ह। ये बताता है, ये आपको करना है। नेक्स्ट है 28 नंबर, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जहर से रिलेटेड पहला क्या दिख रहा है जहर का, अरे भैया, दूसरा नहीं, तीसरा हाँ, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा जहर वाले का सिंबल कुछ चित्र आदमी की इस तरह बनाया जाता है। ये वार्निंग का है, ये डॉक्टरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे के भाग का रंग होता है। यानी जो मूल श्रेणी में मूल चेतावनी चिन्ह के पीछे का चेतावनी वार्निंग नीला, सफेद, पीला, हरा। यानी क्या वार्निंग जो होता है क्या नीला होता है, उसका बैकग्राउंड वार्निंग का आप देखे हुए कुछ इस तरह बनाए जाते हैं। ठीक, क्या सफ़ेद नहीं होते हैं, क्या पीला होता है, क्या हरा होता है। इसका राइट आंसर होगा पीला। मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे का भाग रंग पीला होता है। 30 नंबर है, दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। ये आपको सुरक्षा चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर देंगे दिखेगा। ये देखो, शायद ये आपको बैकग्राउंड नीला दिखता होगा और सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह है। चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह है कि सूचनात्मक चिन्ह है। तो आप इसका राइट आंसर बताओगे आवश्यक चिन्ह। यानी आपको बता रहा है कि ग्लव्स आपको पहनना जरूरी है, ये आवश्यक है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते फिर से। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है। कि आपको एक सुरक्षा चिन्ह दिखता होगा, शायद नहीं दिखता होगा। यहाँ पर इस तरह बनाया गया है और एक आदमी इस तरह के मशीन को ऑपरेट कर रहा है, इस तरह के और बैकग्राउंड उसका पीला दिख रहा है। अब ये बता रहा है कि निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है। ऐसा कौन सा प्रकार है जो सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है। अब बताओगे निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। या आपके पास ये जो डायग्राम है आपके थोड़ा सा पेपर में अच्छा दिखेगा और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है
अब आपको बताना है निषेधात्मक है, अनिवार्य है कि चेतावनी है। तो इसका जो राइट आंसर आप बताओगे ये बोलोगे कि भैया ये चेतावनी का चिन्ह बता रहा है, ये वार्निंग। वार्निंग का जो आकार होता है त्रिभुजाकार होता है, बैकग्राउंड पीला होता है, ब्लैक कलर से आकृति बनाई जाती है, ये होता है चेतावनी चिन्ह का परिभाषा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसके उपस्थिति से आग जलती रहती है? हीट, ऑक्सीजन, ईंधन, उपरोक्त सभी। हमारे पास ऊष्मा होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ईंधन होने चाहिए, तो आपका आग जलती रहेगी, आग कभी नहीं बुझने वाली। अगला क्वेश्चन है, विद्युत खतरे में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र विद्युत तार में, यानी विद्युत की जो लाइन है, वायर है, यदि उसमें आग लगी है तो आप किससे बुझाओगे? जल से, झाग पैदा करने वाला यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त जल की फुहार, किससे करोगे? यदि आपने थ्योरी पढ़ा है तो 34 का आंसर का जवाब आप आसानी से दे सकते हो। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा CCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अग्निशामक यंत्र होता है, इसका यूज करके बिजली पे लगी आग को आप कंट्रोल कर सकते हो। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ से। वैद्युतिक कार्यशाला में आग बुझाने वाले यंत्र, इलेक्ट्रिकल जो कार्यशाला है उसमें से जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं, यहाँ दिया है कि आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। यानी जो 35 नंबर है इसका राइट आंसर आप यही बताओगे कि सारे होने चाहिए, आग से बुझाने वाला यंत्र भी उपलब्ध होना चाहिए, रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, जल से भरी टंकी उपलब्ध होनी चाहिए, यानी राइट आंसर उपरोक्त सभी बता सकते हो। सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत उपकरण, ऐसे आग वाले प्रतिष्ठान, जगह किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र उपयोग कर सकते हैं? आप बोलोगे फोम प्रकार, क्या हेलोन प्रकार, गैस कारतूस, जलयुक्त प्रकार या दाब से भरे जल। यानी जो विद्युत, हमारी जो बिजली है, इनमें इन जगहों पे जो आग लगती है हम लोग हेलोन प्रकार के अग्निशामक का यूज करके वहाँ पे बिजली बुझाते हैं, और इसको हम बचा के भी रखते हैं, वहाँ पे उपयोग करते हैं जब आग लगती है तब, नहीं तो हम लोग स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव्य वायु दाब के साथ भरा होता है? वायु दाब CTC में पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन CBr ClF2, A और C दोनों। यानी CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव्य वायु दाब के साथ भरा हो जाता है? यानी जो CTC अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें से कौन से वायु दाब के साथ भरा होता है? इसका राइट आंसर है A और C, यानी ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिक्स करके, कंप्रेस्ड करके उसको हम भर के रखते हैं। राइट आंसर होगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए क्या यूज किया जाता है? फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टी, पानी की बाल्टी, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। अब ये जो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फायर, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ फायर कितने प्रकार की आग होती है, सभी आग को बुझाने के लिए कौन कौन से अग्निशामक यंत्र यूज किए जाते हैं, यदि आप पढ़े होंगे तो आपके पास आंसर इसका यही होगा कि फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र को यूज हम कर लेते हैं, यानी राइट आंसर इसका A नंबर हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित वर्ग D अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र, आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है, अब यहाँ D लिखा है, अब बोल रहा है कि इसको हम बुझाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो आप बता सकते हो जल से भरा अग्निशामक यंत्र, क्योंकि वो लकड़ी, कागज, जूट में लगी आग है, उसको हम उसको बुझाने के लिए जल से भरा अग्निशामक यंत्र यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो लकड़ी, कागज, जूट जो होती है क्लास A प्रकार की आग में आती है, उसको बुझाने के लिए हम लोग पानी को यूज करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? यानी ऐसा कौन सा अग्निशामक यंत्र है जो विद्युत आधारित आग के लिए, यानी जो बिजली से लगी आग है उसको उपयोग नहीं करना चाहिए?
क्या ड्राई पाउडर हो सकता है, हम इसको यूज कर सकते हैं। क्या फोम हो सकता है, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, क्या हैलोन हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें हम फोम टाइप अग्निशामक यंत्र यूज नहीं करेंगे जब बिजली से लगेगी आग, मगर ये तीनों हम कर सकते हैं। ड्राई पाउडर का यूज कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, हैलोन अग्निशामक यंत्र का यूज कर सकते हैं यदि बिजली से लगती है आग तो। ठीक, तो यदि ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे यदि आपके थ्योरी कंप्लीट है, नोट्स बनाए हो, उसको पढ़े हो, रिवीजन किए हो, तभी आप सिर्फ 40 क्वेश्चन का 20 आंसर दे सकते हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं 40 क्वेश्चन और लेकर इसके फर्स्ट चैप्टर के, फिर इसके बाद इसको लॉक करते हैं, अपन सेकंड चैप्टर पे आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।